अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रखनी है और वो है आपके बच्चों के रिज़ल्ट से मुताल्लिक। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था जब आपको लास्ट टाइम रिज़ल्ट दिया था कि नेक्स्ट रिज़ल्ट में हम आपके साथ बच्चों के डेवलपमेंटल डेटा को भी शेयर करेंगे, और इसी की कंपाइलेशन में कुछ हमें टाइम लगा, इसकी फॉर्मेटिंग में और उसको उस शक्ल में लाने में कि आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके रिज़ल्ट में दो सेक्शंस होंगे, एक एकेडमिक रिज़ल्ट है और एक डेवलपमेंटल रिज़ल्ट है। एकेडमिक रिज़ल्ट ऑफ कोर्स सारे मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे के किसी एरिया में मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो उसके ऊपर मेहनत करनी है, टीचर्स को भी करनी है और पेरेंट्स भी उसके ऊपर वर्कआउट करें। उसके लिए वो डिस्कस करें टीचर से या जो उनको लीड असाइन किया गया है उससे कि इस पे किस तरह से काम किया जाएगा, हम क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके आर्ट्स से मार्क्स कुछ कम आए हैं, तो इसके लिए जो है वो इनके आर्ट्स के ऊपर कुछ घर में भी काम किया जाएगा और इनके टीचर्स भी इनके ऊपर मेहनत कर रहे होंगे। फिर आप देखिए कि जो भी इनकी परसेंटेज आई थी एकेडमिकली वो 92% आई थी, लेकिन साथ में हमने एकेडमिक के साथ साथ अटेंडेंस की परसेंटेज भी यहाँ नोट की है कि बच्चा कितने दिन उसकी अटेंडेंस रही है। सो 90.91 अटेंडेंस रही है, जो कि इनकी एकेडमिक परसेंटेज से कम है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा उसमें कुछ वज़न एकेडमिक के साथ साथ अटेंडेंस का भी है और वो है 25%। तो अगर किसी की अटेंडेंस परसेंटेज कम होगी तो उसका फाइनल रिज़ल्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये इसलिए कि हम कई बार ये आपको समझा चुके हैं कि हमारे पूरे एजुकेशन प्रोसेस में अटेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अक्सर चीज़ें हम क्लास में ही करवा रहे होते हैं। तो बच्चा अगर अटेंडेंस उसकी शॉर्ट होगी तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम होंगे अगर उसको नहीं समझाए गए। तो इसलिए इसको इंश्योर किया जाए कि अटेंडेंस बच्चे की अच्छी रहे। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक बच्चा है जिसके कि लेट्स सपोज एकेडमिक परसेंटेज 85 आई है और अटेंडेंस परसेंटेज 95 है, तो उसका ओवरऑल रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा। जैसे कि इनका 92 से थोड़ा नीचे आके 91 की तरफ आ गया। अगर किसी बच्चे का लेट्स सपोज 85 होगा और उसकी उसकी अटेंडेंस परसेंटेज 95 होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका फाइनल रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा उस अटेंडेंस की वजह से। तो अटेंडेंस को इम्पोर्टेंस दीजिए। और दूसरी तरफ हम चलते हैं डेवलपमेंटल रिज़ल्ट्स के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंटल रिज़ल्ट्स के काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है इंटरप्रेट करने से पहले। देखिए, पहले तो हमने कहा कि बच्चे का पोटेंशियल हमें क्या लगता है। ये डेटा हमने कलेक्ट किया उस बच्चे के जितने भी टीचर उसको पढ़ा रहे थे उन सब ने अपने सब्जेक्ट के एतबार से उसके बारे में जजमेंट पास की और उन जजमेंट्स को हमने ऐड ऑन करके उसका मीन निकाल के आपके सामने रखा है। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो जो टीचर ने कहा कि बच्चे का पोटेंशियल हमें ऐसा लगता है, तो ये सारे स्कोर्स आउट ऑफ 10 हैं। तो अगर किसी को पोटेंशियल 10 लगता है तो इसका मतलब ये है कि इस एज के बच्चों के एतबार से ये बच्चा जो कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं वो सब कुछ हासिल कर सकता है। कर पाया या नहीं कर पाया एक अलग बात है। हमें जो इसकी अब तक की रिस्पॉन्सेज महसूस हुए हैं, जिस तरह से ये सब्जेक्ट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर किसी बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो इसका मतलब है कि जो कुछ इस एज के बच्चे मैक्सिमम इस सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं, ये उसमें वो सब कुछ हासिल कर कर पाएगा जो इसका एटीट्यूड और जो कुछ इसका अब तक इंक्लिनेशन नज़र आ रही है। ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से कोई भी स्कोर आईक्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कोई भी स्कोर ये नहीं बता रहा कि बच्चा बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिमागी या जिस्मानी तौर पे है। ये ज़्यादातर स्कोर जो हैं वो बच्चे के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे की जो कुछ भी अब तक की परफॉर्मेंस रही है, अब तक उसका इंटरेस्ट रहा है, अब तक उसकी इंगेजमेंट रही है, उसके एतबार से हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट में उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया है कि इस सब्जेक्ट में अब तक की परफॉर्मेंस के एतबार से ये बच्चा कहाँ तक जा सकता है, वहाँ है नहीं। तो ये उसका पोटेंशियल है और ये उस पोटेंशियल की अचीवमेंट है कि अभी वो कहाँ खड़ा है। दिस मीन्स कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 तक जा सकता है। आज के दिन ये बच्चा 7.86 आउट ऑफ 10 पे खड़ा है। ये ओवरऑल
डेटा है, दिस मीन्स कि इसको बहुत सारे टीचर्स ने फिल किया है और उसका एवरेज आउट लिया गया है। तो ऑन एन एवरेज ये बच्चा अपने सब्जेक्ट्स में अगर हासिल करना चाहे तो 10 आउट ऑफ 10 तक जा सकता है, यानी अपनी एज के बच्चों के मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है। लेकिन अभी ये 7.86 पे खड़ा है और इसको मेहनत करनी है मज़ीद ऊपर जाने के लिए। सेकेंडली, कम्युनिकेशन हम बच्चे की चेक करते हैं और कॉन्फिडेंस बच्चे का चेक करते हैं। हमारी हर क्लास ऑलमोस्ट हर डे ही ऐसा होता है कि बच्चे को प्रेजेंट करना होता है, बच्चे को बातें करनी होती हैं बहुत सारी। बच्चा अपनी ऑडियो बना बना के सेंड करता है व्हाट्सएप पे टीचर को। तो बहुत सारे तरीक़ों से एक बच्चा अपने टीचर से कम्युनिकेट करता है। टीचर इसकी कम्युनिकेशन का आउट ऑफ 10 क्या रेट करती हैं, वो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आ गया सारे टीचर्स की मिला के। तो हो सकता है किसी टीचर ने 8 किया हो, किसी ने 7 किया हो। तो ये एवरेज स्कोर हमें ये आइडिया देगा कि क्या हमें अपने बच्चे की कम्युनिकेशन पर भी और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो आउट ऑफ 10 ये स्कोर दिया जा रहा है। सिमिलरली बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा है, वंस अगेन हम प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, हम बच्चे को मुख्तलिफ टास्क दे रहे हैं, उन टास्क को कितने कॉन्फिडेंटली कर रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का आईक्यू कितना है। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मेरा सब्जेक्ट समझने में बच्चे को कितनी आसानी होती है, कितना इजीली चीज़ें ग्रास्प कर लेता है, कितनी क्विकली ये चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 7.86 आउट ऑफ 10 जो है वो इनका इंटेलिजेंस स्कोर है। बिहेवियर जो है वो टीचर अपने क्लास में अपने साथ अपनी इंस्ट्रक्शंस पे, क्लास में अटैचमेंट, क्लास में किस तरह से उसने अपने टीचर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया, क्लास में किस तरह से उसने जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्ड किया, उसके सारे बिहेवियर जो स्कूल में है, जो मुख्तलिफ टीचर्स ने फेस किए हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है, विच इज़ 9.14 ओके आउट ऑफ 10। बिहेवियर के फ़ौरन साथ ही ओबीडियंस है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। ओबीडियंस ये है कि बात कितनी आसानी से बच्चा मान लेता है, वो करने के लिए तैयार हो जाता है, जो करना उसको शायद मुश्किल लग रहा हो, उसको जो रास्ता दिखाया जाता है उस पर चलने के लिए तैयार होता है। तो ये ओबीडियंस है। बिहेवियर ओवरऑल बिहेवियर है कि वो कैसे बिहेव करता है, किस तरह बात करता है, कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ पेश आता है, टीचर्स के साथ भी और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी। इसी वजह से अगला जो हमने पॉइंट लिया वो है रिलेशन विद अदर स्टूडेंट्स, कि इस बच्चे का अपनी क्लास के दूसरे बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, बहुत लड़ता है, दोस्ती बना के रखता है। तो ये स्कोर आपको बताएगा कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ आपके क्लास में कैसा बिहेव कर रहा है। कोई कोई स्कोर ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको देखने में लगे ये घर में तो ऐसा नहीं है, और यही इंटरेस्टिंग बात है इन डेवलपमेंटल रिजल्ट्स की कि ये इस बच्चे के स्कूल में मौजूद पिक्चर है। इट इज़ पॉसिबल कि वो आपको ऐसा लगे कि ये जो पिक्चर है घर की पिक्चर को से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है घर की पिक्चर की। तो फिर आपको इस पर डिस्कशन करनी चाहिए कि अगर ये बच्चा लेट सपोज घर में तो बिल्कुल किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाता, घर में तो हर वक्त लड़ता रहता है, और घर के हिसाब से तो मैं सोचूं तो 10 में से 6 भी ना दूं, स्कूल में तो 9 आ रहा है। तो स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि इसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, या उसका कन्वर्सली सोच लीजिए कि घर में तो बहुत फ्रेंडली रहता है, हर एक से बना के रखता है, दोस्तियाँ वोस्तियाँ करता है, स्कूल में क्यों इसका बिहेवियर ऐसा है। तो जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि बच्चे की कोई हमें नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंटल गैप है, तो उस पर हम भी काम करेंगे और आप भी काम करेंगे, पेरेंट्स और टीचर्स मिलके इसको इम्प्रूव करेंगे। ये रिपोर्ट दी ही इसलिए जा रही है कि इसको टर्म बाय टर्म और ईयर बाय ईयर हम कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एरियाज़ बच्चे के पीछे रह रहे हैं उन एरियाज़ को हम डेवलप करके आगे ले जाएं, और उसको हर दफ़ा हम कंपेयर करें कि पिछली दफ़ा ये आया था तो हमने जो मेहनत की इस एरिया में तो क्या ये पहले से बेहतर हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि भाई इनका कम्युनिकेशन वीक है, तो फिर हम टास्क असाइन करेंगे टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी कि इनकी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा काम किया जाए और उसके तरीके ही बताएंगे। दिस मीन्स कि अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग और उनकी काउंसलिंग के दरवाजे मज़ीद खुल जाएंगे। तो पेरेंट्स की से पहले हम टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इन एरियाज़ के ऊपर, कि अब अगर आपको किसी बच्चे को की कम्युनिकेशन पे काम करना है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है कि वो और बेहतर हो जाए, तो वो कैसे किया जाएगा और उसको किस तरह से क्लासरूम का पार्ट बनाया जाएगा। ऑलरेडी इस ट्रेनिंग से जो है वो टीचर्स गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पेरेंट्स के लिए भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स जो है वो अरेंज कर रहे हैं
जिसमें कि पेरेंट भी ये सीखें कि अगर मेरे बच्चे का डेवलपमेंटल या इवन एकेडमिक कहीं गैप आ रहा है तो उस गैप को फिल करने में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं, ये सारे पॉजिटिव थे तो इसमें 10 में से ज़्यादा मार्क्स आना अच्छी बात थी। एक आया एराटिक बिहेवियर, कि वो बच्चा बस बिला वजह कोई ना कोई उसको ऐसी शरारत सूझती है या अचानक से गुस्सा कर जाता है। ऐसा बिहेवियर जो कि एक स्मूथ सेलिंग में रुकावट पेश कर देता है। आज मूड नहीं हो रहा मेरा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं काम करके आया, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो कुछ इस तरह के बिहेवियर्स अगर बच्चा शो करेगा तो इसमें स्कोर उसका बड़ा आएगा। तो इसमें छोटा स्कोर आना अच्छी बात है। इफ द स्कोर इज स्मॉलर तो वो अच्छा है। अगर स्कोर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर किसी का है तो उसका मतलब बहुत इरेटिक बिहेवियर है, हमें मुश्किल पेश आ रही है इस बच्चे को हैंडल करने में। वंस अगेन, अगर कहीं भी कोई बच्चे की कोई गैप होंगे तो ऐसा नहीं है कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि बच्चा ऐसा ही है, बल्कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे लिए एक ब्लड रिपोर्ट की तरह से है कि हमने देखा कि इसके वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो लेट्स गिव द मेडिसिन ताकि ये बेहतर हो सके। और वो मेडिसिन सिर्फ हम स्कूल में ही ना दें, बल्कि हम काउंसिल करके पेरेंट को भी समझाएं कि आप भी इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं। तो इरेटिक बिहेवियर का स्कोर कम आना चाहिए। और सिमिलरली टाइडीनेस तो आप सबको पता ही है, ये टीचर्स ग्रेड कर रहे हैं, इसका स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। डेप्थ ऑफ नॉलेज और डीप थिंकिंग, दो एक जैसे देखने वाले दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा हम जब डेवलपमेंटल डेटा या पर्सनालिटी डेटा लेते हैं तो हम कुछ सिमिलर वेरिएबल्स को साथ इसलिए भी रखते हैं ताकि डेटा की वैलिडेशन भी हो सके। बच्चे की डेप्थ ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के टीचर ने इसको फिल किया है, उसमें ऑलरेडी वो क्या कुछ जानता है। वो अपनी क्लास के एतबार से जो कुछ उसको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में उसको कितनी अच्छी मालूमात है। ये मालूमात होना एक बात है, और जब उसको कोई नई बात सुझाई जाती है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है या कोई उसको प्रॉब्लम दिया जाता है, उस प्रॉब्लम को वो कितना अच्छा सोच पाता है, कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाता है, ये डीप थिंकिंग है। तो दोनों सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि एक नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो, उसको अगर हम कोई गहरी बात करें और उसको कहें कि सोचो ज़रा ये कैसे होगा, तो वो सोचना अपना रिफ्लेक्ट कर रहा है क्लास में। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है चीज़ें तरतीब से रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। प्रॉब्ली आईक्यू के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में से एक माना जाता है कि जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, अपने आप ऊपर कंट्रोल होता है, उनको चीज़ों को तरतीब से रखते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये भी जितना बड़ा स्कोर आएगा उतनी अच्छी बात है। ये उस बच्चे का मुख्तलिफ क्लासों की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए एवरेज स्कोर है। कमिटमेंट का हम इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम बच्चे को कोई काम देते हैं तो वो कितना इसके बारे में फ़िक्रमंद होता है कि वो करके आ रहा है, होमवर्क टाइम पे करता है कि नहीं करता। वो अगर कोई बात टीचर से कहता है या अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा करूँगा, तो वो पूरा करता है कि या नहीं करता, या करने की कोशिश कितनी करता है। ये भी अगेन जितना बड़ा आएगा उतनी अच्छी बात है। सेल्फ पिटी, यानी आखिर के तीनों ही ऐसे हैं जिनका के स्कोर बड़ा आना अच्छी बात नहीं है। सेल्फ पिटी कहते हैं इस कैफियत को कि मेरे साथ ही होता है सारा बुरा, सारी बुराइयां मेरे साथ ही होती हैं, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है। ये जो कैफियत है कि सब बुरा मेरे साथ ही होता है, ये बहुत सारी अचीवमेंट से इंसान को ब्लॉक कर देती है और इंसान को जस्टिफिकेशन देती है कि चूंकि सब कुछ मेरे साथ ही बुरा होता है तो अब मैं भी बुरा कर सकता हूँ। तो वो उसको एक अच्छा इंसान नहीं बनने देती। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने अंदर भी कि क्या मैं ऐसी बातें कहता हूँ, क्या मैं ऐसी सोच रखता हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही ख़राब होता है, मेरे साथ यूँ बड़ा होता है, यार मेरा बड़ा मसला है, मुझे ही बुखार हर महीने हो जाता है, एक तो देखो किसी और को नहीं हो रहा, मेरे साथ ही जो है वो, मेरी ही तनख्वाह नहीं बढ़ती, बस बाकी सबकी बढ़ जाती है, मेरे पास ही ख़राब गाड़ी है, बाकी सबकी अच्छी गाड़ी है। तो ये जो कैफियत है ये एक नेगेटिव सिचुएशन है। अगर बच्चे में डेवलप होती है तो हम इसको अर्ली ऑन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। जब कोई बच्चा इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो हम उसको काउंसिल करते हैं, और ये आपके साथ शेयर कराने का मकसद ये है कि अगर आपके बच्चे की सेल्फ पिटी हाई आ रही है तो हम आपको भी कहेंगे कि आपको भी इसको अपने घर के माहौल में काउंसिल करना है। इसलिए कि सेल्फ पिटी एक ऐसा बिहेवियर है जो बच्चा लेके पैदा नहीं होगा, बल्कि उसने अपने आसपास किसी से सीखी होगी कि ऐसे कहना होता है।
ये अच्छी बात होती है, इसमें मज़ा आता है कह के कि मेरे साथ ही होता है। तो उसके आसपास कोई ऐसा कह रहा होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको वहाँ से हटाया जाए ताकि बच्चे की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बेहतर हो सके। सिमिलरली एक पॉइंट है एक्सेप्ट्स डिफीट, कि अगर इसको चैलेंजिंग टास्क दी जाती है तो बच्चा कितनी जल्दी हार मान लेता है। इसका दूसरे एंगल से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता था। तो इसको आप यूँ समझिए कि एक्सेप्ट्स डिफीट में अगर 1 आया है, इसका मतलब है रेजिलियंस में 9 आया है। रेजिलियंस का मतलब है कि पूरी आखिरी हद तक जान लगाना। तो दोनों एक ही बात हैं, एक नेगेटिव एंगल से आ रहा है, एक पॉजिटिव एंगल से आ रहा है। तो एक्सेप्ट्स डिफीट अगर स्कोर हाई होगा तो अच्छी बात नहीं है। तो और अगेन इसमें इन सब में ही बच्चे की काउंसलिंग करके उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके इन सबको और बेहतर बनाया जा सकता है। जब ये एक दफ़ा पिक्चर सामने आ रही है इसका मतलब है कि हम अब इस पर काम कर सकेंगे। ये पिक्चर ही सामने नहीं आएगी तो हमें क्या पता बच्चे के इन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तो अगर बच्चा कोई ज़्यादा जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको किस तरह से काउंसिल करना है, कैसे डेवलप करना है कि वो मेहनत करे, कोशिश करे, जान लगा दे, रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन अपनी कोशिश तो पूरी करे। तो उसका ये डेटा, ये स्कोर लो आना चाहिए, डिफीट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लास्टली इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि आजकल के बच्चों में तो काफ़ी नज़र आता है, बड़ों में भी नज़र आता है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिलियनियर बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या क्या हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, क्या आप दिन में 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ नहीं सोचा, बस मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्यों, बस मेरे पास होनी चाहिए, मुझे रोज़ाना बाहर का खाना खाना चाहिए, मेरे पास रोज़ चॉकलेट होनी चाहिए, मेरे पास सबसे अच्छा बैग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपने इसके लिए क्या किया। जिस भी चीज़ का आपके अंदर डिज़ायर पैदा हो रहा है, आपका कनेक्शन नहीं बना इस बात से कि मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए मुझे एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आउटकम का एफ़र्ट से कनेक्शन नहीं बना तो आप एंटाइटल्ड हैं, यानी आपको सिर्फ़ आउटकम चाहिए, आप उसके लिए एफ़र्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये भी अच्छा इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। और ये बच्चे में अगेन आसपास के माहौल से पैदा हो जाता है। ख़ासतौर पे जब बच्चा अपने आसपास के लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स करते हुए तो देखता है, लेकिन वो रास्ता नहीं देखता कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो ये तो देखता है कि एक खिलाड़ी जो है उसने जो है वो बहुत अच्छा स्कोर किया, मेसी है, बाबर आज़म है या व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है। वो ये नहीं देखता कि उसके कितने सैकड़ों घंटे उस स्ट्रगल में लगे जो उसने मेहनत की। तो जब बच्चों का ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, एफर्ट उसको दिखाई नहीं जाती, सिर्फ रिजल्ट्स वो सोशल मीडिया पे देखता रहता है, तो फिर उसके भी दिल में सिर्फ रिजल्ट की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और कहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए है, मुझे क्यों नहीं मिला। जैसे कि कोई बच्चा कहता है मेरा सबसे अच्छा स्कोर क्यों नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसने उसके लिए एफर्ट नहीं की। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और इसको जो जिस बच्चे का हाई आएगा उसको हम पेरेंट्स को भी काउंसिल करेंगे कि इसको कैसे लो किया जाए। वंस अगेन ये कोई रिपोर्ट नहीं है कि आपका बच्चे को हमने कहा कि वो फेल हो गया या वो नाकाम हो गया या वो कामयाब हो गया। ना ये कामयाबी की चिट है, अगर किसी एरिया में हाई आया है तो फिर भी ख्याल रखना है, कोई अच्छा स्कोर आया है तो ख्याल रखना है कि अगले टर्म्स में वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अब हर टर्म में ये रिपोर्ट आपको साथ दी जाएगी। और हम खुद भी हर बच्चे की इस रिपोर्ट को टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और जिन एरियाज़ में हमें वीकनेस नज़र आ रही है उन एरियाज़ के ऊपर टीचर को काम करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही में आपको भी कहा जा रहा है कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। यूट्यूब भरा पड़ा है इन मालूमात से। जब हम और बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख ही रहे हैं तो क्यों ना हम ये देखें कि मेरे बच्चे का जी एरेटिक बिहेवियर का स्कोर हाई आया है तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो आप लोग भी देखिए और हम भी स्कूल की तरफ से पेरेंटिंग के हवाले से आपके लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अब अरेंज करेंगे। कुछ ऑनलाइन होंगी, कुछ वीडियो बेस्ड होंगी, कुछ फिजिकल भी होंगी। तो कोशिश कीजिए उसमें ही पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम सब मिलके अब अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सकें, एक ज़्यादा कारआमद इंसान बना सकें, एक अच्छा मुसलमान बना सकें। आखिरी बात यह कि इसके साथ ही हमने एक डेटा और शेयर किया, वो है क्लास एवरेज, ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ऑन एन एवरेज बच्चा यहाँ बाकी बच्चों के मुकाबले में ये कहाँ खड़ा है। वंस अगेन ये इसलिए नहीं दिया कि आप इसकी मदद से ये बताएं कि जी मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा है या दूसरा बच्चा कम अच्छा है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस एज के बच्चे कमोबेश कहाँ होते हैं और आपका बच्चा कहाँ खड़ा है। तो ऑन एन एवरेज बहुत से एरियाज़ में बज़ाहिर आपने देखा कि इनकी कम्युनिकेशन 7.57 है, लेकिन अपनी क्लास के मुकाबले में ठीक ही है।
इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें हमें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अच्छा इस एज के बच्चे कमोबेश ये कम्युनिकेशन स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि लॉजिकल भी है, क्लास 2 का बच्चा है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। क्लास 2 के बच्चों में आमतौर पे क्लास अर्ली स्टेज 3, क्लास 1, क्लास 2 के बच्चों में थोड़ा सा बिहेवियर एरेटिक होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो डेवलप हो रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनको बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो कि वो तंग हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और तंग करने की उनमें कैपेसिटी होती है। तो इसलिए ये स्कोर जो हैं वो जब आप एवरेज के सामने रख के देखते हैं तो उससे आपको मज़ीद थोड़ा अंदाज़ा होता है कि ओके ये यहाँ खड़ा है, बाकी लोग भी इसमें इसी स्पेक्ट्रम में कहीं मौजूद हैं। ठीक है जी। तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट फेज़ ऑफ डेवलपमेंट। एक्नॉलेज कर लेना, अवेयरनेस हो जाना कि हालात क्या हैं, ये पहला फेज़ होता है। उसके बाद असल काम शुरू होता है कि इन हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए, एकेडमिकली भी और डेवलपमेंटली भी। और इसके हवाले से जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अब प्रोग्राम्स हैं जो हम आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करेंगे। अगला एग्ज़ाम और उसका रिज़ल्ट के साथ ही फिर मज़ीद आपको इसमें ये भी मज़ा आएगा देखने में कि पिछली दफ़ा के रिज़ल्ट के मुकाबले में इस दफ़ा रिज़ल्ट्स में क्या चेंजेस आए, क्या चीज़ें पॉजिटिवली डेवलप हुई, क्या चीज़ें नेगेटिवली डेवलप हुई। और ये याद रखिएगा कि ये जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये ऐसा नहीं होता कि 2 महीने में कोई ड्रास्टिक शिफ्ट नज़र आएगा। अगर हमें नज़र आ रहा है कि एक जगह है जहाँ इस बच्चे पे काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी कम्युनिकेशन में इसको शायद और बेहतर होना चाहिए, तो ये चेंज लाने की आज की मेरी कोशिश शायद 3 टर्म्स 4 टर्म्स के बाद रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई पुड़िया डाल के मैं आज दे दूंगा और वो आज से इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिल्कुल इतनी ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर देगा कि वो सबको नज़र भी आने लगे। यस, लेकिन काम किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आना चाहिए, और इसीलिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि चेंज नज़र आए। तो आप लोग इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए कि ये रिज़ल्ट आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी और आपके बच्चों की पूरी तरह से जिस हद तक मदद हो सकती है उनकी डेवलपमेंट में वो करते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।